नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज गृह प्रबंधन का सेट नंबर 20 जिसका विषय है पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल को जानना क्यों महत्वपूर्ण है आपको इन प्रश्न के माध्यम से पता चल जाएगा। और अगर हम मोटे तौर पर बात करें, अगर हम सभी स्टेजेस को समझ लें तो क्या होगा, हम समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं और उसके साथ ही साथ जैसे कि भविष्य के लिए बचत करना सीख जाते हैं कि हाँ, हमें पता है हमारे बच्चे जब कॉलेज जाएंगे तो उस समय ज़्यादा खर्चा होगा, जब हमारे बच्चे नहीं होते हैं तो खर्चे कम होते हैं, जब बच्चे हमारे जन्म ले लेंगे उस समय भी खर्चे होंगे, फिर वो स्कूल जाएंगे तब खर्चे होंगे, जब कॉलेज जाएंगे तब खर्चे होंगे, तो हम उसके लिए सेविंग कर सकते हैं इस समय जब हमारे पास बच्चे नहीं हैं, सिर्फ हम दो हैं। ठीक है, समझने के लिए तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारी काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, उस समय हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो हम उस समय के लिए भी कुछ पॉलिसी लेकर रखें, स्वास्थ्य पॉलिसी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं और आपको पता है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इस पे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोग रोज़ एक ही काम करते हो, 5 मिनट वीडियो देखते हो और हट जाते हो। कुछ बच्चों को छोड़ दें तो लगभग बच्चों का यही हाल है कि कुछ बच्चे तो 2-3 मिनट भी नहीं टिकते हैं चैनल पर। तो कोई बात नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं, इसमें आपका ही लॉस है। मेरा लॉस है सो है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा है क्योंकि नौकरी आपको लेनी है। ठीक है, मैं तो अपने हिस्से का काम कर ही रही हूँ, मुझे तो सफलता मिलनी है, मेहनत कर रही हूँ तो कभी तो सफल होंगी, और नहीं होंगी तो आप लोग हैं तो मुझे सफल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी बात पर चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेरी क्लासेस भी जो पुराने यूट्यूबर टीचर्स हैं होम साइंस के, उनकी तरह मेरी भी क्लासेस चलने लगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, सर्वप्रथम किसके द्वारा विभिन्न अवस्था में होने वाली आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है? क्या ग्रॉस एवं केंडल द्वारा, बिगलो द्वारा, राउंट्री द्वारा या डी ऑप्शन है निकेल एवं डॉर्सी द्वारा? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा विभिन्न जो अवस्था में होने वाली आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण है, किसके द्वारा दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए तो ये दिया गया था राउंट्री के द्वारा। ठीक है, संशोधन की बात हो तो किसने किया है? बिगलो ने, लेकिन राउंट्री ने सर्वप्रथम दिया था, क्योंकि पहले के समय में लोग इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह थी यॉर्क, इंग्लैंड का एक स्थान था यॉर्क, वहाँ पर इन्होंने ये अवधारणा दी थी। किसने? यॉर्क स्थान पर राउंट्री ने इंग्लैंड में क्या थी, ये अवधारणा दी थी। एक इंग्लिश मैन थे और समय था 1902 का। ठीक है, अगर पूछा जाए इतना डीपली तो आप ये आंसर कर सकते हो, अन्यथा इतना ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को 1930 में किसने संशोधित किया तथा धन के उपयोग से संबंधित भिन्न भिन्न अवस्थाओं को भी इन्होंने बताया? क्या म्यार्क ने, या क्लॉर्क ने, या ग्रॉस एवं क्रेंडल ने, या फिर बिगलो ने? ठीक है, डी ऑप्शन है क्या, बिगलो ने। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को 1930 में किसने संशोधित किया? अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था ये आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिगलो ने संशोधित किया था। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी बताई थी, जो अवस्थाएं इन्होंने बताई कौन कौन सी थी? एक तो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। प्रारंभिक परिवार या फिर प्रारंभिक अवस्था भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया, क्या बताया? विस्तृत परिवार। ठीक है, एक्सपेंडिंग पीरियड जो होता है वो बताया, विस्तृत परिवार। ठीक है, विस्तृत परिवार बताया। और इन्होंने क्या बताया? थर्ड बताया इन्होंने, क्या बताया? संकुचित परिवार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिक फैमिली जो होती है वो बताया। ठीक है, संकुचित परिवार के विषय में बताया, थर्ड स्टेज ये बताई इन्होंने। तो ये 3 तरीके की इन्होंने अवस्थाएं बताई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको भी क्या किया, 9 उप अवस्थाओं में बांटा। ये 3 अवस्थाएं थी अभी हमने जिनकी बात की, अभी जो हमने नोट कराई है आपको, प्रारंभिक पारिवारिक अवस्था, विस्तृत परिवार अवस्था, संकुचित परिवार अवस्था, इनको भी इन्होंने 9 में बांटा, जिसमें 8 महत्वपूर्ण है। ठीक है, 8 महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और एक कैसी मानी जाती है, अपवाद स्वरूप मानी जाती है, जिसकी भी हम बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन लाई हूँ, बने रहिएगा। ठीक है, बा है ये। ठीक है, अपवाद स्वरूप मानी जाती है एक अवस्था, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर
3 है। परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों में आरंभ होता है, अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है और अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। यह परिभाषा किसकी है? क्या निकेल एवं डॉल्सी की है, या फिर ग्रॉस एवं कैंडल की है, या फिर लीगन्स की है, या डी ऑप्शन राजमल पी देवदास की है? आई होप यह परिभाषा आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यह परिभाषा कई बार पूछी भी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ग्रॉस एवं कैंडल की, क्योंकि परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों में आरंभ होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, एक ये व्यक्ति है कोई, एक ये व्यक्ति है और अकेला है, फिर क्या है, इसकी पत्नी आएगी। ठीक है, पत्नी को ज़्यादा ही बड़ी है। ठीक है, पत्नी को ज़्यादा ही बड़ी मैंने बना दी। ओके, अब ये दोनों क्या है, मिलेंगे तो क्या है, दो छुटकू आएंगे, दो या एक जो भी हो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दो छुटकू आएंगे यहाँ पर, दो नहीं एक ही मान लीजिए। ठीक है, एक छुटकू आएगा तो क्या है, ऐसे परिवार विस्तृत होता चला जाएगा। और फिर ये छुटकू कहाँ चला जाएगा, कॉलेज, पहले स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर क्या है, जॉब करेगा, व्यवसाय अपना ढूंढेगा, फिर ये अपना घर बसाएगा, और फिर ये दोनों क्या है, ये बुजुर्ग हो चुके होंगे, ये दोनों अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो यही जीवन पर्यंत चलता है हम लोगों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, सबके साथ यही चीज़ें होने वाली हैं। तो यही होती है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं हैं 2, 3, 4, 5। तो पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं, आप सभी जानते हो कितनी हैं, 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कितनी हैं, 3 अवस्थाएं हैं मुख्य। कौन कौन सी? एक तो प्रारंभिक परिवार अवस्था, विस्तृत परिवार अवस्था, या फिर संकुचित परिवार अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक जीवन चक्र की तीनों मुख्य अवस्थाओं की उप अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? क्या 8 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है, 10 भागों में, या 12 भागों में? तो ये यहाँ पर आंसर मैं बता ही चुकी हूँ आपको, 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें 8 को इम्पोर्टेंट माना जाता है। किसने बांटा है पूछा जाए तो बिगलो ने बांटा है। ठीक है, बिगलो ने बांटा है, कब बांटा है, 1930 में बांटा है। क्या कहलाती हैं ये 9 अवस्थाएं? ये उप अवस्थाएं कहलाती हैं पारिवारिक जीवन चक्र की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी उप अवस्था अपवाद स्वरूप, आ लगा है ये, ठीक है, अपवाद स्वरूप मानी जाती है? क्या प्राथमिक विद्यालय अवस्था, बी ऑप्शन उच्चतर विद्यालय अवस्था, या फिर सी ऑप्शन महाविद्यालय अवस्था, या डी ऑप्शन है बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, क्या बता सकते हो आप ये आंसर? ठीक है, तो ये होती है सी ऑप्शन महाविद्यालय अवस्था। ये अपवाद स्वरूप मानी जाती है, और अगर पूछा जाए कितने नंबर की अवस्था है तो ये 5 नंबर की अवस्था है। ठीक है, 5 नंबर पे आती है ये अवस्था। तो 5वीं उपअवस्था जो है क्या मानी जाती है, अपवाद स्वरूप मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को महाविद्यालय में भेजें। ठीक है, ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। हर बच्चे पेरेंट्स कुछ लोग क्या करते हैं, ITI वगैरह मतलब 12th की बात करते हैं, या मतलब ऐसे भी ना सोचो तो कुछ लोग डायरेक्ट अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, या किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, लेकिन महाविद्यालय नहीं जाते हैं। कई बार समस्याएं होती, मान लो 2-3 बच्चे हैं, खर्चे बहुत हैं, पेरेंट्स की कंडीशन नहीं है, तो वो सब कमाने में लग जाते हैं, वो इस कॉलेज तक नहीं जाते हैं। तो ये अपवाद स्वरूप है। इस अवस्था से बहुत कम पेरेंट्स गुजरते हैं, मतलब बहुत कम कह सकते हैं, मतलब और के मुकाबले कम पेरेंट्स गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इरीन ओपनहीम ने पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं? 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, सुनिएगा। इरीन ओपनहीम ने कितनी बताई हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इरीन ओपनहीम ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी अगर पूछा जाए? बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 बताई हैं। अब पूछा जाए इनकी कौन सी अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने कहा है पहले क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, एक अकेला व्यक्ति होता है, फिर वो क्या करता है, विवाह करता है, अकेला व्यक्ति, फिर वो क्या करता है, विवाह करता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, नव दंपति। उसको हम क्या कहते हैं, नव दंपति, क्योंकि विवाह करके आए हैं तो नव दंपति हैं वो। ठीक है, नव दंपति हैं। ओके, उसके बाद थर्ड आता है इनके हिसाब से विस्तृत परिवार, फिर उनके बच्चे होते हैं, सेम वही कंडीशन जो अभी बताई मैंने आपको, तो विस्तृत परिवार होता है उनका। ठीक है, विस्तृत परिवार होता है। उसके बाद वो बच्चे क्या होते हैं, व्यवसाय मतलब तलाश करके बाहर निकल जाते हैं, अपना घर बसाते हैं, तभी फिर परिवार रह जाता है संकुचित कंडीशन में। तो इनके में संकुचित परिवार आता है कितना, 4th नंबर पर आता है इरीन ओपनहीम ने। वैसे सभी अवस्थाओं में 3रे नंबर पे आता है संकुचित परिवार। ठीक है, 3rd अवस्था में आता है संकुचित परिवार, लेकिन इरीन ओपनहीम ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें क्या है 4th नंबर पर लास्ट में ही आएगा संकुचित परिवार। ठीक है, तो ये रही इरीन ओपनहीम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्न में से किसने पूर्ण जीवन काल की आय को भिन्न भिन्न व्यवसायों समूहों के आधार पर वर्णित किया है? क्या ग्रॉस एवं कैंडल ने किया है, निकेल एवं डॉल्सी ने किया है,
कॉलेज सैनिक ने किया है, WH भट्ट ने किया है। किसने पूर्ण जीवन काल की आय को भिन्न भिन्न व्यवसायों के समूह के हिसाब से बांटा है? ठीक है, तो ये काम किया है किसने? बी ऑप्शन सही होगा, निखिल एवं डॉल्सी ने। निखिल एवं डॉल्सी ने जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा दी गई है उसके अंतर्गत ये बताया है कि किस समय पर कितने ज़्यादा खर्च होते हैं और किस समय पर कम खर्च होते हैं, और किस टाइप के कुछ टाइप के लोग होते हैं जो जीवन में तरक्की करते हैं और वो मतलब क्या करते हैं, पहले उनकी इनकम कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मेहनत कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, वही जिस कंडीशन में होते हैं उतना ही कमा खा पाते हैं। मतलब इस टाइप की चीज़ें उन्होंने अपने अवधारणा में बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अनियमित आय के उदाहरण हैं? कलाकार की आय, अभिनेता की आय, लेखक की आय या निम्न में से सभी? अनियमित आय इनमें से किनकी है? तो हम सभी जानते हैं ये सभी क्या है, अनियमित आय के उदाहरण हैं। ठीक है, अनियमित आय, जिनकी आय नियमित नहीं होती उन्हें कहते हैं अनियमित आय। देखो, कलाकार को कितनी आय मिलेगी ये भी पता नहीं है, अभिनेता की कितनी आय होगी ये भी पता नहीं है, लेखक की कितनी होगी ये भी पता नहीं है, लेकिन क्या है, ये कमाते हैं तो ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, और नहीं अगर मतलब इनका काम लोगों को नहीं पसंद पाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये डूब भी जाते हैं। ठीक है ना, मान लो लेखक ने कोई कहानी लिखी, लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है, तो उसकी कोई इनकम नहीं होगी। कलाकार है कोई, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, मान लो अभिनेता है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, ठीक है, डांसर है, तो नहीं चल पाया तो नहीं चल पाया, लेकिन अगर चल गया तो काफ़ी अर्निंग ये लोग करते हैं। तो इन लोगों की अनियमित आय होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाग्य पर कौन सी आय निर्भर होती है, तो इन लोगों की ही आय जो होती है, लेखक, कलाकार, अभिनेता की आय भाग्य पर निर्भर होती है, ये कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों की आय वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते हो, जब कंपटीशन टफ हो तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, समय हो अगर पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समय की दैनिक पूर्ति की सीमा है 6 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। तो दैनिक पूर्ति सबके पास कितनी है? 24 घंटे है। ओके, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन फंस सकते हो, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तब प्रेशर होता है। तो कुछ लोग सोचेंगे भाई 8-9 घंटे तो हम सोने में ही बिता देते हैं, तो उस हिसाब से लगाएंगे आंसर। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, है ना, इसीलिए हमेशा तैयार रहो, 24 घंटे ही होते हैं पर्याप्त सबके पास। क्वेश्चन नंबर 11, संकुचित परिवार की व्यवस्था कहलाती है द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, प्रथम अवस्था या निम्न में से कोई नहीं? तो संकुचित परिवार की अवस्था कहलाती है तृतीय अवस्था। ठीक है, ध्यान रहेगा। संकुचित परिवार के विषय में मैं बहुत जल्दी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो संकुचित परिवार की अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति विशेष होता है उसका कोई विकास नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बच्चों का हमारे व्यावसायिक समायोजन होता है। ठीक है, जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनका व्यावसायिक समायोजन चल रहा है, हमारा कोई इसमें मतलब विकास नहीं है। ठीक है, किस तरीके का, मतलब एजुकेशनल, जैसे समझने के लिए चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारी तो एज बहुत कम है, लेकिन हमसे जो बड़े, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारी जैसे अभी छोटी सिस्टर है तो उसकी अभी एजुकेशन चल रही है, तो हमारे पेरेंट्स का इस समय कोई विशेष विकास नहीं हो रहा है, अभी हम लोगों की कह सकते हैं एजुकेशन चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो क्या इस अवस्था में व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता, बच्चों का व्यावसायिक समायोजन होता है, विवाह होता है, जैसे अभी उसका विवाह बाकी है। ठीक है, विवाह होता है, ये शामिल होता है, और क्या होते हैं, बच्चे शिक्षित होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना इसमें शामिल होता है। इस अवस्था में क्या क्या शामिल है जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बच्चे का आत्मनिर्भर होना, व्यावसायिक समायोजन, विवाह, यही जो अवस्था है इसी में शामिल है। ठीक है, अब क्या करेगा बच्चा, शिक्षित हो गया, विवाह कर लिया, अब क्या करेगा भाई, घर त्याग देगा। किस अवस्था में? संकुचित अवस्था में। तभी क्या होगा, जब वो घर त्याग देगा तो हम लोग, जो हमारे पेरेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं जब तक परिवार का अंतिम बच्चा स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक इसको हम संकुचित अवस्था नहीं कहते, मतलब सारे बच्चे स्वतंत्र रूप से घर से निकल जाते हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं अपनी अर्निंग होती है उनकी, वो अपना परिवार स्वयं चलाने लगते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते, इसी को हम कहते हैं संकुचित परिवार की अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समय की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती है द्वितीय व तृतीय अवस्था में, प्रथम व द्वितीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था में या प्रथम अवस्था में समय की मांग कब ज़्यादा बढ़ती है? तो बहुत तेज़ी से अगर समय की मांग बढ़ती है तो बढ़ती है किसमें? प्रथम और द्वितीय अवस्था में। ठीक है, प्रथम और द्वितीय अवस्था में कहाँ है? ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रथम अवस्था व द्वितीय अवस्था के बीच में समय की मांग, सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, प्रथम व द्वितीय अवस्था के बीच में, अवस्था के बीच में जो होता है, बीच में, सॉरी
बीच में समय की मांग बढ़ती है। ओके, क्योंकि प्रथम अवस्था विवाह हो चुका है, मतलब बच्चा होने वाला है, ठीक है, और द्वितीय अवस्था बच्चा होते ही प्रारंभ हो जाएगी, तो इस समय आपको क्या है, समय की मांग तेजी से बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, तनावपूर्ण थकान के संभावित कारण हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए स्थिर बाधाएं, अन्य रहने वाले सदस्यों का उत्तरदायित्व। सी ऑप्शन है मनोरंजन की कमी व अपरिवर्तनशील आय, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो हम लोगों की लाइफ में तनावपूर्ण थकान क्यों होती है? या तो छोटे बच्चों की स्थिर बाधाएं होती हैं कि छोटे बच्चे हैं, देखो बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनकी केयर करनी होती है, तो वो चीज़ें स्थिर होती हैं ना। ये तो नहीं बच्चा पैदा हुआ आपको 1-2 महीने उनकी सेवा करनी, बस बात खत्म, नहीं। जब तक बच्चे 4-5-6 साल के नहीं हो जाते तब तक प्रॉपरली वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। वो कुछ काम कर भी लेंगे तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही देंगे। ओके, तो उनकी क्या है, छोटे बच्चों की स्थिर समस्याएं होती हैं। और रहने वाले सदस्य, ऐसा तो नहीं घर में हमारे बच्चे ही होते हैं, और भी सदस्य होते हैं, उनके उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर होते हैं। और मनोरंजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। और आय भी वही चल रही है, अगर आय हमारी अच्छी हो तो हम क्या है, कुछ साधन ले सकते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर अपरिवर्तनशील आय है, कम आय है और हम उसी में जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो भी हमें थकान रहेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था की उप अवस्था निम्न में से नहीं है। परिवार का निर्माण, आरंभिक अवस्था, समायोजन अवस्था या फिर संतानोत्पत्ति। पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था की उप अवस्था कौन सी रही है? देखो, पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं, सभी को पता है। 9 उप अवस्थाएं हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन तीनों में ही 3-3 अवस्थाएं दी गई हैं। प्रथम में भी 3 हैं, ठीक है, द्वितीय में भी 3 हैं, ओके, और तृतीय में भी 3 है। तो ये 3-3 उप अवस्थाएं दी गई हैं, तो 3 लिखी हैं सही। प्रथम अवस्था की 3 उप अवस्थाएं यहाँ पे मतलब सही है और एक गलत है। तो वो कौन सी गलत है ये बतानी है, कौन सी इनमें ऐसी है जो मतलब प्रथम अवस्था की उप अवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आंसर जो होगा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आरंभिक अवस्था जो है पारिवारिक जीवन अवस्था की प्रथम अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? आरंभिक अवस्था किसको कहते हैं? जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, संकुचित अवस्था को कहते हैं आरंभिक। हम दोबारा चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हमारी मतलब पास समय होता है पर्याप्त, हम कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे हम सामुदायिक कार्य करने लगे, समाज सेवा करने लगे, या हम छोटा मोटा काम ढूंढने लगते हैं, ठीक है, जिससे हमारा समय कट सके, क्योंकि बच्चे तो निकल गए, अब हम अकेले हैं, 24 घंटे करें क्या? तो ये होती है आरंभिक अवस्था, ठीक है। और जो हमारी प्राथमिक अवस्था होती है उसको हम कहते हैं सामंजस्य की अवस्था या फिर स्थापत्य काल की अवस्था। ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें परिवार का निर्माण होता है, समायोजन होता है, संतानोत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में परिवार डैश प्रारंभ हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, संकुचित हो जाता है, निम्न में से सभी। तो जब पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में हम आते हैं तो हमारा परिवार विस्तृत होने लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कैसा होने लगता है? विस्तृत होने लगता है। और ये होता कब है? प्रथम शिशु के आगमन से होता है। प्रथम शिशु का आगमन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा परिवार का विस्तार शुरू हो जाता है। शिशु का आगमन होता है इसमें, ठीक है, तभी परिवार विस्तृत होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। फिर हो सकता है आगे भी प्लानिंग हो तो और भी बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था या महाविद्यालय अवस्था, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखो सभी ऑप्शन सही होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, जो पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था होती है सेकंड वाली होती है। ये अवस्था हमेशा याद रखना है, इसी में बच्चा पैदा होगा, इसी में उसका लालन पालन होगा, इसी में वह क्या है, शैशवावस्था से पूर्व जो स्कूल होते हैं, सरकारी में आपने पढ़ा होगा कौन से होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, और प्राइवेट तौर पर क्या आजकल प्ले स्कूल बन गए हैं, ठीक है, प्ले स्कूल हैं। तो शैशवावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था है, मतलब बच्चा बड़ा हो गया, बाल्यावस्था में आ गया तो वो क्या है, स्कूल जाने लगेगा। किशोरावस्था या महाविद्यालय अवस्था, जितनी भी स्कूल की अवस्थाएं हैं वो किस में आएगी? विस्तृत अवस्था में आएगी, ये याद रखना। ट्रिक ये याद कर लो, जो भी स्कूल कॉलेज वाली बात होगी वो कहाँ होगी? सेकेंड स्टेज में होगी, विस्तृत अवस्था में होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 80% विवाहित दंपतियों के असंतुष्टि का कारण क्या है? आर्थिक समस्या, आपसी विचार, अभिवृत्तियाँ या असहनशीलता।
ठीक है, क्यों घर ज़्यादा टूटने की संभावना रहती है, क्या कारण हो सकते हैं जो 80% जिम्मेदार हैं। देखो, आपसी विचार नहीं मिलते तब भी परिवार टूटता है, अभिव्यक्तियाँ एटीट्यूड सेम नहीं होते हैं, ठीक है, तो भी चीज़ें होती हैं, सहनशीलता नहीं होती तब भी समस्या होती है। लिखा है ना, असहनशीलता का मतलब है जो लोग चीज़ें सहन नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्थिक समस्या। 80% विवाहित दंपतियों की असंतुष्टि का कारण क्या है? आर्थिक समस्या, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रांग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, समझदार दंपति वही होते हैं जो डैश का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य के प्रति सचेत व समय का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है बचत करते हैं व स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। सी ऑप्शन है केवल ए। डी ऑप्शन है ए व बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही है। जो समझदार दंपति होते हैं वो क्या होते हैं? भविष्य के प्रति सचेत रहते हैं और समय का भी उपयोग करते हैं, बचत भी करते हैं और अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह भी लेकर रखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, परिवार के सदस्यों पर होने वाला खर्च निर्धारित करने की संभावित विधियां हैं संयुक्त नियंत्रण, जेब खर्च, एक व्यक्ति का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पारिवारिक जो परिवार के सदस्यों पर होने वाला खर्च है तो उसकी कितनी संभावित विधियां पूछी जाए तो 3 हैं। क्या होती हैं? पहले तो संयुक्त तौर पर सभी लोग नियंत्रण करो अपने खर्चों पर, ठीक है, या फिर क्या करो, जेब खर्च जो पॉकेट मनी मिल रही है उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति का नियंत्रण कह सकते हैं, जैसे कि मुखिया है वो ही सबको जेब खर्च दे रहा है, ठीक है, तो वो वही कर सकता है, क्या संयुक्त नियंत्रण कर सकता है। और पॉकेट मनी पर भी अगर कोई समस्या है फाइनेंशियल तो बच्चों की जो पॉकेट मनी है या घर में जिसकी भी पॉकेट मनी जा रही है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिवार के सदस्यों पर जो खर्च होते हैं उनको निर्धारित करने की यही 3 विधियाँ हैं, या तो संयुक्त रूप से सभी लोग नियंत्रण करें, या फिर जेब खर्च पर कंट्रोल किया जाए, या फिर जो एक व्यक्ति मुखिया है वो नियंत्रण करे सभी के ऊपर, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था विस्तृत अवस्था चलती है 10 से 15 वर्ष तक, 20 से 25 वर्ष तक, 25 से 30 वर्ष तक, या 30 से 40 वर्ष तक। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो द्वितीय अवस्था है जिसे हम कहते हैं विस्तृत अवस्था, वो चलती है 20 से 25 वर्ष तक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्न में से बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था है आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, सेवानिवृत्ति के काल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से बच्चों के व्यावसायिक समायोजन कहाँ पर होगा भाई, कहाँ पर होगा ये? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक अवस्था, ठीक है। आरंभिक अवस्था को व्यावसायिक समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है और ये तृतीय अवस्था के अंतर्गत आता है जिसे हम संकुचित अवस्था कहते हैं, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बल्कि अगर बात करें हम यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, सेवानिवृत्ति का काल, ये तीनों ही किसके हैं? ये तीनों ही अवस्थाएं किसकी हैं? तृतीय अवस्था, संकुचित अवस्था की हैं। लेकिन व्यावसायिक समायोजन की बात हो रही है तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर व्यावसायिक समायोजन आरंभिक अवस्था में होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, आज के समय में माता पिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बच्चों का पालन पोषण करना, उनको उचित शिक्षा प्राप्त कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये बहुत इजी है, डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा की शुरुआत होती है संतान प्राप्ति से, युवक युवती के मिलन से, विवाह संस्कार से, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी से। तो भाई पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवधारणा है वह कहाँ से शुरू होगी भैया? वो होगी विवाह संस्कार से। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। विवाह संस्कार होगा तभी इनका मिलन होगा और तभी संतान उत्पत्ति होगी, ओके। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इस अवस्था में व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता बल्कि बच्चों का व्यावसायिक समायोजन व विवाह इत्यादि शामिल होते हैं। यह अवस्था है विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था, प्राथमिक अवस्था, या फिर डी ऑप्शन है कौन सा? विश्राम काल। तो अब इस विषय में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैंने वही थ्योरी आपको दे दी है दोबारा से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लौट फिर के यही वाले बन रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है कौन सी? नहीं तो संकुचित अवस्था होगा, ठीक है। संकुचित अवस्था में व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता है, क्या होता है? बच्चों का व्यावसायिक समायोजन होता है, ठीक है। जिसमें हमने बताया था किसमें होता है? आरंभिक, बताया था आरंभिक जो अवस्था होती है, अभी क्वेश्चन आया तो था ऊपर, आरंभिक अवस्था में होता है व्यावसायिक समायोजन संकुचित अवस्था में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25, इस अवस्था की शुरुआत प्रथम शिशु आगमन के साथ प्रारंभ होती है तथा जब तक प्रथम बच्चा घर नहीं छोड़ देता तब तक रहती है। संकुचित अवस्था, विस्तृत अवस्था, सेवानिवृत्ति अवस्था या फिर डी ऑप्शन प्राथमिक अवस्था। शिशु आगमन से शुरुआत हो रही है, कौन सी अवस्था है ये? तो ये होगी आपकी विस्तृत अवस्था। ठीक है, विस्तृत अवस्था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु आगमन से प्रारंभ होती है और जब तक प्रथम बच्चा घर नहीं छोड़ देता तब तक ये अवस्था चलती है, जिसे हम बी ऑप्शन विस्तृत अवस्था कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था आज 25, लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। क्लास कैसी लगी? आज क्लास बहुत छोटी भी रही क्योंकि इससे क्वेश्चन जो थे, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी पहले से तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी, हाँ, तो इसलिए थ्योरी ज़रूर पढ़ा करिए। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।